नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। क्लास 10 का लेक्चर नंबर 19 है, विलोपन विधि है ना। और विलोपन विधि के साथ साथ इस क्लास के अंदर प्रश्नावली 3.3 के उदाहरण भी कवर करेंगे, है ना। देखो, विलोपन विधि क्या है। इस विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी भी एक चर को है ना अपन क्या करते हैं, विलोप्त कर देते हैं, मतलब गायब कर देते हैं, है ना। फिर वो क्या हो जाता है, एक रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाता है ना। एक रैखिक समीकरण प्राप्त होने के बाद में इसका क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं और एक चर राशि का क्या प्राप्त हो जाता है, मान प्राप्त हो जाता है। और उससे क्या कर लेते हैं, दूसरे समीकरण में रख के क्या कर लेते हैं, दूसरा चर मान प्राप्त कर लेते हैं। बस इतना ही करते हैं इसके अंदर, है ना। जो चीज़ करते हैं उसके बारे में लिख लेते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, इस विधि में, विलोपन विधि में, है ना, इस विधि में हम इस विधि में हम किसी भी इस विधि में हम किसी भी एक चर को विलुप्त करके एक रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, है ना, इस विधि में क्या करेंगे, हम किसी भी है ना एक चर को क्या कर लेंगे, विलुप्त करने के बाद में क्या करेंगे, वो क्या हो जाएगा, एक चर में क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा तो क्या करेंगे, उस रैखिक समीकरण को हल करके किसी भी एक चर राशि का मान प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, चर राशि का मान प्राप्त करते हैं और उस मान को क्या करते हैं, उस मान को किसी भी समीकरण में रख कर दूसरी चर राशि का मान निकालते हैं। क्या करते हैं, दूसरी चर राशि का मान निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, किसी भी एक चर को क्या करेंगे, विलुप्त करने के बाद में वो एक चर में बन जाएगा। तो एक चर में बनने के बाद में क्या होगा, एक चर के बाद बनने के बाद में क्या कर लेंगे, उसका हल कर लेंगे। उसका हल करने के बाद में क्या होगा, एक मान प्राप्त हो जाएगा, एक चर राशि प्राप्त हो जाएगी। एक चर राशि प्राप्त होने के बाद में क्या करेंगे, उस मान को क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रखने के बाद उसी चर राशि का मान भी निकाल लेंगे। यह होती है अपने पास
विलोपन विधि। ठीक है, ये विलोपन विधि होती है। अब क्या करेंगे, प्रश्नावली 3.3 के उदाहरण है ना। 3.2 के उदाहरण नंबर 7 तक हो चुके थे। अब उदाहरण नंबर 8 है ना, कौन सा आएगा, उदाहरण नंबर 8 आएगा। ठीक है, उदाहरण 8 है ना। ठीक है, उदाहरण 8 है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात, दो व्यक्ति की आयु का अनुपात है ना। अनुपात कितना है, यह अनुपात है 9:7, 9:7 और 9:7 और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। क्या है, 3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये, क्या 2,000 रुपये बचा लेता है, क्या कर लेता है, 2,000 रुपये बचा लेता है, तो उनकी मासिक आयु ज्ञात कीजिए। क्या करना है, उनकी मासिक आय ज्ञात करना है, आयु नहीं आय, यहाँ पर आय है या अनुपात नहीं, आय है ना। आय का अनुपात है 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, मासिक आय ज्ञात करनी है। ठीक है, ये ज्ञात करेंगे। इसके लिए क्या करूँगा, देखो समझना एक तरीका, मैं क्या करता हूँ, व्यक्तियों की मासिक आय है, दोनों व्यक्तियों की मासिक आय मान लेता हूँ। पहले की मैं मान लेता हूँ 9 अक्ष है ना, 9 है ना इसलिए, और दूसरे की है 7 अक्ष है। ठीक है, मैं क्या कर लूँगा, दोनों व्यक्तियों की आय एक को तो मैं 9 अक्ष से निरूपित कर लूँगा, दूसरे को कर लूँगा 7 अक्ष से, है ना, इन दोनों से निरूपित कर लूँगा। और मासिक खर्च को किससे निरूपित करूँ, मैं वाई से कर लेता हूँ। ठीक है, देखो हल करते हैं इसका। ठीक है, माना दोनों व्यक्तियों की आय दोनों व्यक्तियों की मासिक आय, है ना, दोनों व्यक्तियों की मासिक आयु को क्रमशः 9x है ना तथा 9x रुपये है ना, 9x तथा 7x से निरूपित करते हैं। क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, अब निरूपित करते हैं तथा साथ ही उनके खर्चों को क्रमशः किस अनुपात में, 4:3 में, तो 4 रुपये है ना, और 4 रुपये वाई और 3 रुपये से निरूपित करते हैं। क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। मैंने क्या किया, इनका मासिक आय को तो किस में कर दिया, मैंने मासिक आय को क्रमशः 9x रुपये में और 7x रुपये में निरूपित कर दिया, और इनके खर्चों को किस में कर दिया, y के अंदर। तो ये समीकरण कैसे बन गए, देखो जो दोनों व्यक्ति है ये है ना, क्या करते हैं अनुपात है ना, अनुपात, देखो दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि
अपने पास इसकी आय तो 9 है पहले व्यक्ति की, है ना, और पहले व्यक्ति का खर्च कितना है, 4y है। तो 9x तो इसकी आय है और 4y इसका क्या है, खर्च है। तो कितने रुपए बचा लेगा, ये प्रश्न अनुसार देखते हैं ना, प्रश्न अनुसार। देखो पहला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति 9x उसका क्या है, आय है, और क्या करता है, 4y खर्च करता है, और कितने रुपए बचा रहा है, 2000 रुपये ये बचाएगा। ये हो गया अपने पास पहला समीकरण। और दूसरा व्यक्ति है, उसकी आय कितनी है, 7x है, और कितने रुपए खर्च कर रहा है, वो 3y खर्च कर रहा है, और कितने बचा रहा है, फिर भी वो 2000 रुपये बचा रहा है, वो भी समीकरण नंबर 2 है, वो है ना। अब इसको किस विधि से हल करना है, इसको अपन को करना है कि ये हम विलोपन विधि से करेंगे, ठीक है। अब देखो इनमें क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, x के गुणांक को समान कर लूँ या y के गुणांक को समान कर लूँ, दोनों में से किसी के भी गुणांक को मेरे को समान करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं y के गुणांक को समान कर लेता हूँ, है ना। देखो मैं क्या करता हूँ, y के गुणांकों को समान करने के लिए, y के गुणांकों को समान करने के लिए क्या करूँगा मैं। अब देखो इसमें y का गुणांक 4 है, इसमें y का गुणांक 3 है, तो इसमें क्या करता हूँ मैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस पूरे समीकरण को, क्या इसका y का गुणांक 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 गुना, ओ सॉरी 3 गुना से, 3 से करूँगा तो 4, 3 गुना 4, तो कितना हो गया, ये 12 हो गया। और मैं समीकरण नंबर 2 को मैं इसको 4 से गुना कर दूँ तो 4 गुना 3 कितना होगी, ये 12 हो गया। तो मतलब क्या हुआ, इन दोनों में मैं क्या करूँगा, समीकरण नंबर 1 में तो मैं 3 से गुना कर देता हूँ, समीकरण नंबर 2 में है ना, इसको मैं 4 से गुना कर देता हूँ, तो इनकी y के गुणांक क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो क्या करता हूँ, समान करने के लिए समीकरण 1 को समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर अब देखो मैं गुणा कर रहा हूँ, तो अब क्या करूँगा, देखो गुणा कर रहा हूँ तो देखो मैं समीकरण 1 को किससे गुणा करूँगा, 3 से। समीकरण नंबर 1 को मैं 3 से गुणा करूँगा, 3 में 27x हो जाएगा, और 4x को गुणा कर 4y को गुणा करूँगा तो 12y, और इधर 2000 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 6000, ठीक है। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा अपना, ठीक है। ये हो गया अपने पास। अब देखो अब मैं क्या करूँगा, समीकरण नंबर 2 को क्या करूँगा, 4 से गुणा करूँगा। समीकरण नंबर 2 ये है अपने पास, 7x माइनस 3y बराबर 2000 है, तो 7 से गुणा करूँगा 4 को कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28x माइनस का 12y बराबर 8000, ये होगा समीकरण नंबर 4। अब देखो मेरे को क्या करना है, इनको सोल्व करना है। क्या करना है, ये दोनों समीकरण के गुणांक मैंने बराबर कर दिए, चरों को मैंने बराबर कर दिया। अब चरों को बराबर करने के बाद मैं क्या करूँगा, इनको हल करूँगा। तो हल करने के लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ से इस y को क्या कर लेता हूँ, विलुप्त कर लेता हूँ। एक चर को क्या कर लूँगा मैं, विलुप्त। एक चर को विलुप्त करने के लिए क्या करता हूँ मैं, समीकरण नंबर 3 में से है ना, मैं समीकरण नंबर 4 को घटा लेता हूँ। समीकरण 4 में से 3 को घटा लूँ मैं, समीकरण नंबर 4 में से मैं 3 को घटा लूँ, है ना, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, समझना। देखो मैं क्या करता हूँ, y को विलुप्त करने के लिए, y को विलुप्त करने के लिए समीकरण 3 को समीकरण 4 से घटाने पर मैं घटाऊंगा समीकरण नंबर 3 को किससे घटाना है मेरे को, 4 से। तो क्या हुआ, ये हो जाएगा 27x
माइनस का 12y, फिर घटाऊंगा किस में से, लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड का तो लेफ्ट साइड से कटेगा और राइट साइड का राइट साइड के कटेगा, तो किस में से, अब किस में से कट जाएगा, ये कट रहा है अपने पास कि ये कट रहा है अपने पास, ये तो हो गया किसका, ये तो हो गया समीकरण नंबर 3 का, 4 में से घटाना है, 4 से घटाना है, तो 4 कितना है 28x माइनस 12y, और क्या है इधर 6000 माइनस 8000, है ना। चर में चर में से चर घटेगा, वाई चर में से वाई चर घटेगा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा कि यहाँ से 27 एक्स माइनस का 28x, एक्स चर में से तो ये घट गया, ठीक है, और माइनस वाई चर में से वाई चर वाला घट जाएगा, ठीक है। ये वाला तो क्या हो गया, कट हो गया पूरा, और इधर क्या हुआ 6000 में से 2000 गए तो कितने बच गए, 6000 में से 8000 गए तो कितने बच गए, माइनस के 2000, ठीक है। तो यहाँ से कितना बच गया, यहाँ से माइनस एक्स बच गया, माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस एक्स बराबर आ गया माइनस 2000, है ना। और आगे करता हूँ, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 2000, एक्स माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आगे कर लेता हूँ इसको अगले पेज पे, ये 2000 आ जाएगा, ये तो एक्स का आ गया, अब वाई भी निकालना होगा, तो वाई के लिए क्या करूँगा, मैं वाई के लिए क्या कर लेता हूँ, समीकरण नंबर 1 में रख लेता हूँ ये मान, समीकरण नंबर 1 में रखूँगा तो वाई का मान भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं करता हूँ, ठीक है। एक्स तो क्या आ गया अपने पास, एक्स तो आ गया अपने पास, एक्स बराबर कितना आ गया 2000, ठीक है। एक्स बराबर तो कितना आ गया 2000, और अब क्या करना है मेरे को, ये एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखूँगा मैं, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, मैं 1 में रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 9 मल्टीप्लाई एक्स कितना है 2000 है, ठीक है, माइनस का 4y बराबर कितना 2000, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, 9 को मैं 2000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना हो गया, यह हो गया 18000, माइनस का 4y बराबर 2000, तो माइनस का 4y बराबर कितना हुआ, ये 2000 माइनस का 18000, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 18000 हो गया, हाँ 18000 ही होगा, और अब देखो यहाँ से कितना हो गया, 18 में से 2 गए तो कितने बच गए 16, तो माइनस के कितने बच गए 16000, और कितना है इधर माइनस का 4y, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का 16000 डिवाइड बाई 4, अब ये 4 से कट करूँगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आ गया, ये आ गया 4000, ठीक है। तो y कितना आ गया अपने पास, y आ गया अपने पास 4000, ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोनों युग्म है अपने, कौन से समीकरण युग्म है, दोनों समीकरण युग्म का x की वैल्यू तो कितनी आई है 2000, और y कितना है, ये अपने पास y है 4000, इसलिए व्यक्तियों की मासिक क्रमशः आय कितनी हो जाएगी, देखते हैं। देखो देखो सुना, अतः समीकरण अतः समीकरणों के युग्म का हल, समीकरणों के युग्म का हल क्या आया है, ये हल आया है अपने पास x बराबर तो 2000 है ना, और y बराबर कितना है, y बराबर आया है 4000 है ना। इसलिए व्यक्तियों की मासिक आय पूछा था, है ना। मासिक आय क्या थी, 9:7 थी, तो मैंने क्या किया था, पहले व्यक्ति की आय को क्या माना था मैंने, 9x माना था, 9 मल्टीप्लाई x कितना है अपने पास, x है अपने पास 2000, 9 मल्टीप्लाई x, 2000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 18000, क्या है, पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी 18000, और दूसरे व्यक्ति की आय क्या जाएगी, तथा दूसरे व्यक्ति की आय मैंने क्या मानी थी 7x मानी थी, 7 गुना x कितनी है, x है 2000, तो ये कितनी हो गई, ये भी अपने पास 14000 हो गई, तो मासिक आय कितनी हो गई,
ये हो गई अपने पास पहले व्यक्ति की आयु होगी 18,000, दूसरे व्यक्ति की आयु होगी अपनी कितनी 14,000। ठीक है, यही अपना क्वेश्चन था। और क्या है, एक क्या पूछा था इसके अंदर, इनके खर्चों का अनुपात 4:3 आएगा। ठीक है, ये लो अपना ये क्वेश्चन समाप्त होता है। और इस प्रकार से विलोपन विधि हल की जाती है। अब इसका अगला उदाहरण और कर लें, उदाहरण नंबर 9 है ना। उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 9, विलोपन विधि विलोपन विधि विलोपन विधि का प्रयोग करके विलोपन विधि का प्रयोग करके विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न निम्न रैखिक निम्न रैखिक समीकरण निम्न रैखिक समीकरण युग्म निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। युग्म के सभी संभव हल ज्ञात करना है। ठीक है, और रैखिक समीकरण युग्म क्या दे रहेगा, ये दे रहेगा 2x + 3y = 8। दूसरा दे रहेगा इसमें 2x + 6y = 7। ये दे रहेगा है। इसको क्या करना है, मेरे को क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करना होगा, मेरे को x का गुणांक या y का गुणांक, इन दोनों में से एक गुणांक को क्या करना होगा, समान। ठीक है, एक गुणांक को क्या करना होगा, समान। एक गुणांक को समान करते हैं। देखो क्या करूँगा, ये समीकरण नंबर 1 है अपना, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया मैंने नाम। अब इसका हल करते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं x का गुणांक समान कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 को 2 से गुणा, समीकरण 1 को 2 से गुणा तथा समीकरण 1 को 2 से गुणा तथा समीकरण 2 को समीकरण 2 को 1 से गुणा। समीकरण 1 को तो 2 से गुणा और समीकरण 2 को 1 से गुणा करके x के गुणांक को बराबर करते हैं। क्या करते हैं, x के गुणांक को बराबर करते हैं। x के गुणांक को बराबर करेंगे तो मैं समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4x + 6y = 16, समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 2 को मैं किससे गुणा करूँगा, समीकरण नंबर 2 को किससे गुणा करूँगा मैं, 1 से। तो ये कितना हो जाएगा, 4x + 6y = 7। यही होगा बिल्कुल। और समीकरण नंबर 4, अब क्या करना है मेरे को, अब करना है, देखो अब करूँगा मैं, क्या करूँगा, समीकरण नंबर 4 में से किसको घटा दूँ, 3 को घटा दूँ, है ना। 3 में से 4 को घटा दूँ, है ना। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर 4x + 6y = 16, है ना। और 4x + 6y = 7। मैं घटाऊँगा तो नीचे वाली जो समीकरण होती है उसके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। अब चेंज होने के बाद में क्या हो गया, 16 में से 7 गए तो कितने बच गए, ये बच गए 9। इधर 6y में से 6y गए तो 0, इधर 4x में से 4x गए तो 0। और क्या 0 = 9 ये आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये क्या है, कथन असत्य है। क्या है, जो एक असत्य कथन है। क्या है, असत्य कथन है। अतः इस समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। अतः इस समीकरण युग्म के
युग्म में कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, अतः इस समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है। उदाहरण नंबर 9 यहाँ पर समाप्त होता है अपना, क्योंकि इसके अंदर अपने कोई हल प्राप्त नहीं होगी। अब एक उदाहरण और बचा है, उस उदाहरण को और कर लेते हैं और फिर अगली क्लास में क्या करेंगे, प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी उदाहरण नंबर 10 और बचता है, वो भी कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 10 देखो, उदाहरण 10 है ना। देखो उदाहरण नंबर 10 है, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या एवं दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर दो अंकों की संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66 है। 66 है यदि संख्या के अंकों का अंतर, अंकों का अंतर कितना हो, 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं, दो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी है, ये ज्ञात करना। देखो दो अंकों की एक संख्या है अपने पास, उनके अंकों को पलटता हूँ मैं, उनके अंकों को पलटूंगा तो बनी संख्या का योग क्या होगा, 66 होगा। यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना हो, 2 हो, यदि संख्याओं का अंतर कितना हो, 2 हो। ठीक है, और संख्या ज्ञात करनी है, और ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है वो भी ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इसका हल करते हैं। देखो मैं क्या करूँगा कि दो अंकों की एक संख्या होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, दो अंकों की एक संख्या है तो मतलब इकाई का अंक तो क्या हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ इकाई का अंक तो इसका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और उसका दहाई का अंक, दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, दो अंकों की संख्या को xy लिख सकता हूँ। तो xy लिखूंगा तो इकाई का अंक क्या आ गया, y, और दहाई का अंक क्या आ गया, x है। यही होगा। देखो हल करते माना प्रथम संख्या की दहाई तथा इकाई के अंक क्रमशः क्या होंगे, x और y होंगे। क्या होंगे, x और y है। अब ये x और y है तो इनकी प्रस्तावित रूप क्या होगा, मतलब व्यापक रूप क्या होगा, तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, तो इसका व्यापक रूप होगा अपने पास ये 10x + y है ना। इकाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे कोई अपने पास एग्जाम्पल के लिए, मैं उदाहरण के लिए लिख लेता हूँ, है ना। उदाहरण के लिए लेता हूँ मैं कोई, ये कैसे लिखा मैंने, है ना। ये देखो मैंने ऐसे लिखा, कोई अपने पास दो अंकों की संख्या है, जैसे 77 है अपने पास। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे नहीं लिख सकता है मैं 10 × 7 प्लस में 7 लिख सकता हूँ, है ना। तो 10 तो क्या है यहाँ पर, ये वाला 10 है, और x क्या है, ये 7 है, और y क्या है, ये वाला 7 है। ठीक है, ये का क्या है अपने पास, ये उदाहरण है। ओके, ये बात है, ध्यान रखना ये चीज़ है ना। ओके,
ध्यान रखने लायक ये बात है। ये हो गई अपने पास। अब क्या करूँगा मैं, अब इन अंकों को क्या करूँगा, पलटूँगा। क्या करूँगा, अब इनको अंकों को पलटूँगा, है ना। जब अंक अंक उलट जाते हैं, जब अंक उलट जाते हैं, अब उलट जाते हैं तो एक्स तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा इकाई का अंक। एक्स तो क्या हो जाएगा, इकाई का अंक बन जाता है। और वाई क्या बन जाता है, दहाई का अंक। एक्स तो क्या हो जाता है, एक्स इकाई का अंक, है ना, तथा वाई क्या बन जाता है, वाई दहाई का अंक। क्या बन जाता है, दहाई का अंक, दहाई का अंक, है ना। तो व्यापक रूप क्या होगा इसका, इसका व्यापक रूप होगा 2 अंकों का। क्या हो जाएगा, ये 10y प्लस एक्स हो जाएगा। यही होगा, यही होगा बिल्कुल। देखो कैसे, देखो उदाहरण लेकर वही समझ लेते हैं अपन वापस। मैं अंकों को पलटूंगा, यहाँ पर 777 लिया हूँ तो इनको अंकों को मैं बदल दूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 8 कर लेता हूँ इसको, है ना। यहाँ पर भी 8 कर लेता हूँ समझने के लिए। तो अब मैं अंकों को पलटूंगा तो क्या हो जाएगा, 8 7 हो जाएगा। तो क्या कर सकता हूँ, 10 गुना क्या लिखूँगा, 8 प्लस 7, यही होगा अपना, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ये भी क्या है, याद रखने लायक बात है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। ये दोनों क्या हो जाएंगे, अंकों को पलटने पे व्यापक रूप। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या करते हैं, अब जो पर्सन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना। पर्सन में जो चीज़ दे रखी है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार चलते हैं। अब देखो 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है एवं उनके अंकों के पलटने पर बनी संख्या का योग। मैं क्या करता हूँ, 2 अंकों की एक संख्या है और उनके अंकों को भी पलटूंगा तो बनी संख्या का योग, मतलब 2 अंकों की संख्या प्लस उनके पलटने पर भी अंकों का योग कितना आना चाहिए। तो अपने पास नहीं पलटने पर क्या है अंकों का योग, यह है अपने पास 10x प्लस वाई है ना। और पलटने पर क्या है यहाँ अपने पास 10y प्लस एक्स आ गया। इनका योग कितना है, 66 है। तो ये क्या हो गया, अब देखो, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये 10x, ये 10x और ये x कितना हो गया, 11x। और प्लस में ये y और 10y कितना हो गया, ये भी 11y, कितना आ गया, 66। अब मैं 11 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, तो कितना आ गया, 66। तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा, यहाँ से ओनली x प्लस क्या आ जाएगा, 11 का भाग लग जाएगा। तो 11 का भाग लगने पे क्या आ गया, 6। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखो एक चीज़ और दे रखी है, क्या, एक चीज़ दे रखी है, यदि संख्या के अंकों का अंतर, मतलब संख्या है ना उसके अंकों का अंतर, संख्या से मतलब नहीं उनके अंक, अंक कौन से होंगे, उसके अंक होंगे x और y। इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर है अपने पास 2। ये अपने पास समीकरण नंबर 2 होगी, है ना। अंकों का अंतर क्या है, अंकों का अंतर कितना है अपने पास, 2 है। ये कितना है, 2। अपने पास 2 समीकरण बन गई। अब क्या करना है अपन को, इनको विलुप्त करना है। क्या करना है, विलुप्त करना है। एक तो ऐसे भी हो सकती है x माइनस वाई बराबर 2 हो सकती है, एक हो सकती है क्या, y माइनस एक्स बराबर 2। दोनों में से कोई से भी हो सकती है, पता नहीं है, फिक्स पता नहीं है कि x माइनस वाई बराबर 2 होगी या y माइनस एक्स बराबर 2 होगी। 2 है अपने पास। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को विलुप्त कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल कर लेते हैं, किससे, विलोपन विधि से। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो हल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को जोड़ लेता हूँ मैं। समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 को मैं जोड़ लेता हूँ। जोड़ूंगा तो क्या होगा, हल करने पर समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा। देखो x प्लस वाई बराबर 6 है ना। और समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण 2 नंबर है x माइनस वाई बराबर कितना है, 2 है ये।
एक्स प्लस वाई बराबर 6 है और एक्स माइनस वाई बराबर 6 कितना, ये कितना है 2 है। तो इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, और वाई से वाई कट जाएगा तो, और 2x और x कितना हो गया 2x। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 4। ठीक, ये तो x की वैल्यू आ गई। अब इस x को मैं समीकरण नंबर 1 में रखूँ 2 में रखूँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू तो कितनी आ गई यहाँ से 4 आ गई। अब मैं y की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। तो y की वैल्यू क्या करूँगा, मैं किसी भी समीकरण में रख दूँ। मैं y की वैल्यू समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई कितना, x की जगह पर 4 रखना है, y कितना है, y ये तो 6। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 6 माइनस 4 इक्वल्स टू कितना आ गया 2। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 2, x तो कितना है 4 और y कितना है 2। तो ये संख्या कौन सी बन जाएगी, ये संख्या कौन सी बन जाएगी, वास्तविक संख्या। तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में हमें संख्या प्राप्त होगी कौन सी, हमें संख्या कौन सी प्राप्त होगी। क्या था अपना व्यापक रूप, व्यापक रूप था अपना 10x प्लस वाई, है ना। 10 गुना x कितना है 4 प्लस वाई, वाई कितना है y 2 आया है। तो कौन सी संख्या हो गई, ये 42, है ना। ये तो आ गई इस स्थिति पे। अब एक और स्थिति अपने पास कि समीकरण नंबर 1 ये है, या y माइनस 2 वाई माइनस एक्स है ना, y माइनस एक्स का अंतर कितना हो सकता है, ये भी 2 हो सकता है। तो अपने पास दूसरी संख्या भी ज्ञात कर लेते हैं, मतलब समीकरण 1 और 3 को हल करने पर, कौन सी, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को हल कर लेते हैं। ठीक है, जब समीकरण 1 और समीकरण को 3 को हल करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 3 को, समीकरण 1 व 3 को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है, विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या है अपने पास समीकरण नंबर, ये क्या नाम है, समीकरण 1 क्या है अपने पास, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6 है, और समीकरण नंबर 3 कौन सा है, समीकरण नंबर 3 है y माइनस एक्स बराबर कितना है, ये क्या है अपने पास, ये 2 है। अब क्या करूँगा, मैं इन दोनों समीकरण को क्या करूँगा, जोड़ूंगा तो कितना हो गया, ये 8 हो गया, है ना। और x से x कैंसिल, y कितना होगा 2y हो गया। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 4 आ गया, y इक्वल्स टू 4 आ गया। और x कितना आ जाएगा, देखो मैं क्या कर लेता हूँ समीकरण 1 से, है ना। तो x प्लस y कितना है 4 बराबर 6। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 6 माइनस 4, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 2, ये आ गया। अब इस स्थिति में क्या हो जाएगा संख्या, इस स्थिति में व्यापक संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। तो 10x कितना है 2 है, प्लस y कितना है 4 है, तो कितने हो गई 20 प्लस 4 कितने होंगे 24। ठीक है, ये आ गई है, ये आ गई। अतः इस प्रकार ऐसी दो संख्याएं प्राप्त होती है ना। दो संख्या प्राप्त होती है, कौन कौन सी, एक तो आई थी अपने पास 42 42, एक कौन सी आई है, ये भी आई है 24, है ना। ये दो संख्याएं प्राप्त होती है ना। दो अंकों की संख्या ऐसी है जिनका योग तो क्या होगा 66, और उनका अंकों का अंतर कितना होगा 2। ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं, है ना। और यहीं पर इसका आंसर आता है। ठीक है, और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली क्लास से इस प्रश्नावली के 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने की पूरी कोशिश रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी भी कोई प्रश्न या डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें। मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा।
ऐसी ही आसान और शानदार मैथ्स क्लासेस के लिए हमारे चैनल मैथ्स बाय एनके सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी मैथ्स को आसान तरीके से सीख सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं हूं नॉर्तन। मिलते हैं अगली शानदार मैथ्स क्लास में एक नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।